अखिल सर, पहले नीतीश कुमार की चर्चा हो रही थी, फिर अब इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद प्रियंका गांधी का नाम भी सामने आ गया है। तमाम मीडिया हाउसेस में ये खबरें चल रही हैं। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो ये जो फैसला है, अगर इस तरीके का फैसला होता है तो कितना अहम होगा और कितना इंपॉर्टेंट होगा इंडिया गठबंधन के लिहाज से भी और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी। देखिए राम प्रकाश जी, ये सवाल केवल काशी का नहीं है, ये बनारस का नहीं है, ये महादेव की नगरी का नहीं है। ये सवाल इस समय हिंदुस्तान का है और इंडिया गठबंधन को ये समझ लेना चाहिए, ये एक प्रकार से आखिरी चुनाव है जिसमें लड़ने की संभावना है और उसके बाद सब जेल में होंगे। सब, ये संसद भी है, हो सकता है लीज पे दी जाए किसी पूंजीपति को और बहुत कुछ हो जाएगा। केवल प्रियंका गांधी का प्रश्न नहीं है, जितने भी आपके धुरंधर पहलवान हैं, जितने भी आपके बलशाली लोग हैं, उनको इस चुनाव में उतार दीजिए। अगर हारे, इसका माने आपका भविष्य नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपका अब राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। अब मोदी जी को और आरएसएस बीजेपी को 50 साल तक कोई नहीं हटा पाएगा। और अगर आप सारे धुरंधर इसमें लड़ेंगे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव विधानसभा में वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जो है प्रतिष्ठा का प्रश्न होगी। उत्तर प्रदेश में लड़ाई होगी हिंदुस्तान के लोकतंत्र की, और इसमें चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, चाहे नीतीश कुमार हो, जैसे मोदी जी ने मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर अपने बड़े बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को उतार दिया, मंत्रियों को उतार दिया और चुनाव में पूरा आकर्षण का केंद्र बना दिया। अगर इस समय कोई भी बड़ा नेता जो अपने को नेता कहता है, अगर इस लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ेगा, इसका माने हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। जो भी है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शिवपाल सिंह यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कर्नाटका के अंदर भी जितने बड़े बड़े नेता हैं, डीके शिवकुमार वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन डीके शिवकुमार अगर चुनाव लड़ेंगे उन्हें कोई हरा नहीं सकता। खड़गे साहब को कोई हरा नहीं सकता, सिद्धारमैया साहब को कोई हरा नहीं सकता, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे कोई हो, और शरद पवार की चाहे कोई भी उम्र हो गई हो, अपनी सीट पे खुद उतरना पड़ेगा आपको। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी प्रदेश जो भी अपने को कहता है बड़ा नेता है कांग्रेस का या अपोजिशन का, सपा का या डीएमके का या टीएमसी का या किसी भी पार्टी का, सबको चुनाव में उतरना पड़ेगा। और अगर प्रियंका जी नहीं लड़ी काशी से या इलाहाबाद से या किसी और सीट से, और नीतीश कुमार अगर 2 सीट पे नहीं लड़े, एक बिहार की और उत्तर प्रदेश की, लड़ाई होगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े लोग हैं सबको चुनाव में लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, और तभी मोदी जी की बीजेपी और आरएस को हराना पड़ेगा। ये समझ लीजिए, ये अंतिम लड़ाई है और हम लोग इन लोगों का समर्थन इसलिए कर रहे हैं, हम भी जान का जोखिम लेके अपने सिर पे कफन बांध के घूम रहे हैं। जिस प्रकार से हमारा अपमान होता है, जिस प्रकार से उल्हाना दी जाती है, अगर ये लोग हमारे उद्देश्यों में नहीं उतरे, हम तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते लड़ते अपना आहुति दे देंगे, लेकिन देश की आहुति नहीं होने देनी चाहिए। इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबको चुनाव में उतरना चाहिए, हारे जीते। अगर आप जीते, भविष्य आपका है, अगर आप हारे, उसके बाद अगली लड़ाई नहीं होगी। उसके बाद जाइए और वनवास लीजिए, या जेल जाइए, या हिमालय के कंदराओं में जाइए। अखिल सर, अगर जिस चीज की हम, हालांकि जो खबर है हम उस खबर के हिसाब से अगर चर्चा कर रहे हैं, तो एक तो जो विजय के सर बात कह रहे हैं कि बार बार इस तरीके के बड़े नेताओं के नाम कर देना, ये चीजें भी ठीक नहीं है सियासी लिहाज से। दूसरा, एक टिप्पणी इस पर भी चाहूंगा आपकी कि अगर ये रणनीति बन जाती है और प्रियंका गांधी को बनारस से चुनाव मुकाबले में उतार दिया जाता है, तो कितना दिलचस्प मुकाबला वहां पर देख पा रहे हैं हम? देखिए, ये डिपेंड इस बात पे करता है कि पूरे इंडिया गठबंधन का पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखिए, अगर ये मैसेज चला गया जनता के बीच, देखिए आज की तारीख में जनता 2 भाग में पूरी तरह से पोलराइज्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक लोग ऐसे हैं जो मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं, कुछ भी हो जाए, संसदों को बाहर फेंक दिया जाए, संसद के अंदर बम फूट जाए, कुछ हो जाए, वो मोदी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और उनकी संख्या में पिछली बार से घटोतरी हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है।
तो ईवीएम को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। अच्छा, दूसरा वर्ग ऐसा है जो कि पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है कि हमको मोदी जी को हराना है। अब सवाल यह है, जो भी तीसरा फ्रंट होगा वो साफ हो जाएगा, चाहे कोई हो, चाहे बीएसपी हो, बीआरएस हो, कोई हो, जो इंडिया गठबंधन से बाहर जाएगा वो खत्म हो जाएगा। अब लोग ये मैसेज देखने का प्रयास कर रहे हैं, ये रीड करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सीरियस हैं या नहीं। देखिए, मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए और वास्तविकता में सच बता रहा हूं, मेरे जैसे लोगों को भी यह है कि हमने तो अपने प्राण जोखिम में डाल दिए हैं देश को बचाने के, देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को बचाने के लिए। लेकिन अगर ये लोग सीरियस नहीं हैं, अगर ये लोग ये फाइट नहीं देते हैं इस प्रकार की जिससे मैसेज जाए कि डू और डाई की सिचुएशन है, अगले चुनाव के लिए प्रियंका गांधी का भविष्य खराब हो जाएगा, फलाने का भविष्य खराब हो जाएगा, भविष्य तो खराब हो ही जाएगा अगर इंडिया गठबंधन चुनाव हार गया तो। अगर मैसेज ठीक चला गया, अगर एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनारस से चुनाव लड़ गया, और जो विजय कृष्ण जी कहा बिल्कुल सही बात है, यह लड़ाई हो जाएगी फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की। एक स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड लीडर अगर वहां खड़ा होता है, और कुर्मियों की संख्या वहां बहुत ज्यादा है, और वहां पे अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं या अनुप्रिया पटेल इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं, या बहन मायावती, किसी जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ज्यादा किसी को मत कहिए, ये बहन जी ने कहा है, हो सकता है कल मुझे आपकी या आपको मुझे मेरी जरूरत पड़ जाए, तो उसके बाद चुनाव जो है एक तरफा हो सकता है। लेकिन लोग वेट इस बात की करेंगे, केवल बनारस में आप लड़ा दीजिए सबसे सशक्त नेता को, और बाकी हिंदुस्तान में छुटभैया को इलेक्शन लड़ा दीजिए कि नहीं हम तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, हम तो चीफ मिनिस्टर हैं। यहां तो चाहे रेवंत रेड्डी हो, चाहे सीधारमैया हो, चाहे डीके शिवकुमार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे जो भी हो बड़े बड़े नेता, सबको चुनाव में लड़ना पड़ेगा। या तो उनको अपनी औकात पता चल जाएगी और जीत जाएंगे, तो हमारे जैसे लोगों की तपस्या सफल हो। अखिल सर, अभी जब अगर थोड़ा सा चुनाव तैयारी की बात कर लें, इंडिया गठबंधन की बात आप कर रहे हैं कि ठीक है कि सारे बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए, और निश्चित तौर पर ये स्थिति जो है बड़ी भयावह है, और खास करके जिस तरीके से अभी निलंबन हुआ पार्लियामेंट के अंदर से, अगर ये स्थितियां हम देखें तो निश्चित तौर पर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब तैयारियों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव तैयारी में लगी रहती है, 2400 घंटे चुनाव की तैयारी करती है। लेकिन वहीं इससे इतर इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, अगर उनको हम देखें तो उनका तरीके का टेम्परामेंट नहीं है। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी जो बूथ लेवल तक तैयारी करती है, उस स्तर तक की तैयारी इंडिया गठबंधन कर पाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार का अगर कहीं दशमलव के किसी अंश में अगर इनको दिखा, तो निश्चित तौर पर वो फिर क्या कुछ कर गुजरेंगे, इसका अंदाजा सब कुछ सारी स्थिति में लगाया जा सकता है। देखिए राम प्रकाश जी, मैं कोई राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हूं, ना मुझे कांग्रेस के बारे में कुछ पता है, ना बीजेपी के बारे में कुछ पता है, लेकिन मेरे को अपने जैसे लाखों लोगों के बारे में पता है कि आज हम इसलिए इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। और अगर मजबूती से नहीं लड़ेगा, हम भी घर बैठ जाएंगे, आपको बूथ लेवल वर्कर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अखिल स्वामी खुद घर घर जाके हाथ जोड़ के कहेगा लोगों से कि देश में अगर लोकतंत्र बचाना है, अगर देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता बचानी है, अगर गांधी के मूल्यों को बचाना है, तो आपको इंडिया गठबंधन के साथ आना पड़ेगा। मैं करूंगा काम जो इनका बूथ वर्कर करता है। लेकिन अगर मुझे लड़ेगा कि इंडिया गठबंधन अच्छी लड़ाई नहीं लड़ेगा, और ये मजाक में ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि 2029 और 2033-34 में हम देखेंगे, मैं घर बैठ जाऊंगा, मैं इनके लिए काम नहीं करूंगा। देखिए, असली मुद्दा यह है, मेरी हिम्मत बढ़ती है जब मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को देखता हूं, मेरी हिम्मत बढ़ती है जब कर्नाटका में डीके शिवकुमार को देखता हूं। डीके शिवकुमार जैसा आदमी जो अरबपति आदमी है, और उसको ईडी ने पकड़ा, उसको प्रताड़ना दी, उसको हर तरह से कहा गया कि आप बीजेपी में आ जाइए, हम आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटका का बना देंगे। उसने संघर्ष किया, मेरा मनोबल बढ़ता है। और जब कमलनाथ जैसे लोग सुबह 11 बजे चुनाव प्रचार में निकलते हैं और 1 बजे जाके सो जाते हैं, मेरा मनोबल गिरता है। मैं केवल मेरे जैसे लाखों लोग जिनकी आशाएं बंधी हुई हैं इस समय, और हमारी आशाएं बंधी हैं नीतीश कुमार से, हमारी आशाएं बंधी हुई हैं लालू यादव से,
अखिलेश यादव से, उद्धव ठाकरे से, स्टालिन से, पूरे हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेशन से हमारी वो बधी हुई है। तो कितनी भी आपका कोई कार्यक्रम मत दीजिए, आप 3 कार्यक्रम दे दीजिए राम प्रकाश जी। पहला, अग्निवीर योजना, जिस दिन सरकार इंडिया गवर्नमेंट की बनी, अग्निवीर योजना वापस हो जाएगी। दूसरा, अडानी की सारी जो संपत्तियां सरकारी उनको दी गई हैं उसको नेशनलाइज किया जाएगा। और तीसरा, तुरंत प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, क्योंकि सारी सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज करके रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है। और ये दलित और ये ओबीसी इस बात को समझ नहीं रहे, इनको केवल नगाड़े और ढोल बजाने के लिए यूज किया जा रहा है और सारा का सारा इनका मूर्ख बनाया जा रहा है। तो अगर ये 3 कार्यक्रम दे दें, हम घर घर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सामाजिक न्याय होना चाहिए। देश के सभी लोगों को, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई हो, और हमारी मणिपुर की बहनों को भी न्याय मिलना चाहिए। जाट बेटियों जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको भी न्याय मिलना चाहिए। आप केवल ये आश्वासन दे दीजिए, आप यहां पे हिंदू पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे, आप मुसलमान पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे, आप एक न्यायाधीश जो बैठता है, पंच बैठता है, जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा, जिससे अशफाकुल्ला खां की संतानें, सरदार भगत सिंह की संतानें, पंडित चंद्रशेखर आजाद की संतानें न सोचें कि उन्होंने जिस देश के लिए अपनी जान दी वो आज एक धर्मेक्ष जो राज्य है वो एक प्रकार की भीड़ तंत्र में हो गया है। आपकी केवल यही नीति हो कि ये नीति गांधी के रास्ते पे चलेगी, गोडसे के रास्ते पे नहीं चलेगी, मॉब लिंचिंग नहीं होगी, किसी प्रेग्नेंट वुमेन का रेप नहीं होगा, बच्चों को पटक पटक के नहीं मारेगा कोई, और अगर मारेगा तो चाहे धर्म जाति के देखे बिना उसको एक प्रकार का दंड मिलेगा। अखिल स्वामी भी गलती करेगा, मुझे भी वही दंड मिलना चाहिए। जो सर, मॉब लिंचिंग अगर ये कर दे इंडिया गठबंधन, मैं बूथ वर्कर की तरह काम करूंगा। अखिल सर, मॉब लिंचिंग के लिए तो अमित शाह साहब भी वोट देने भी नहीं जाऊंगा। मॉब लिंचिंग के लिए तो अमित शाह साहब भी कानून ले आए हैं, अब तो मृत्युदंड की बात करने लग गए हैं। अरे मॉब लिंचिंग जब वो किसी निरीह गाय पालक की होगी तो कहेंगे मॉब लिंचिंग है ही नहीं। अरे ये तो न्याय दिया गया, वो गाय को मार के ले जा रहा था, और जब जब दूसरे पक्ष को मारा जाएगा उसको बहुत, अरे जब पूरा प्रचार तंत्र आपके साथ है, मीडिया आपके साथ है, न्याय तंत्र आपके साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, आप उसको मॉब लिंचिंग मानेंगे ही नहीं। क्योंकि रमेश विधूड़ी को तो आप दोषी मानते नहीं, रमेश विधूड़ी को तो आपने माफ कर दिया। और जो बेचारे कह रहे हैं कि संसद के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया, इस पे एक कम से कम बहस करा लो, चर्चा कर लो, स्टेटमेंट दे दो, उन्हें पार्लियामेंट से बाहर निकाल देते हैं। तो कानून आप बना रहे हो, आप ही जज हैं, आप ही वकील हैं, आप ही मुवक्किल हैं, आप ही मुजरिम हैं, सब कुछ आप ही हैं। तो ये नहीं चलेगा। फिर आज जिस प्रकार जुडिशरी भी दबाव में है, जिस प्रकार से न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, मुक्त होगी, जो दोषी होगा उसको दंड मिलेगा, और उसके बाद जनता उसी प्रकार जागृत होगी जैसे 1977 में होगी। और अगर इन्होंने नहीं लड़ाई लड़ी ढंग से, ये ऐसी हार हारेंगे, ये जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। 40 सीटें भी अगर अपोजिशन को मिल जाएं, लेकिन अगर मिलजुल के लड़ेंगे ये अवश्य जीतेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देश लोकतंत्र को प्यार करता है। इनकी लड़ाई की तरफ मैं देख रहा हूं, ये अच्छी लड़ाई लड़ेंगे या बिना मन के लड़ेंगे, मैं डिसाइड करूंगा घर में बैठूं या बूथ वर्कर बनूं।